हाय गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले की वीडियो देखें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। समकालीन विश्व राजनीति जो क्लास 12th का बुक है, उसका चैप्टर है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इस चैप्टर में देखिए बताया जा रहा है कि प्रमुख अंग बता रहा है। तो प्रमुख अंग में यहाँ पे सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आम सभा, सहायक निकाय, संबंध संगठन, कार्यक्रम एवं कोष। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई है इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए। तो हम सुरक्षा परिषद के बारे में बता रहे हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सचिवालय। तो अन्य प्रमुख संगठनों के कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ, इसका प्रधान महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 सालों के लिए करती है। अब आम सभा क्या है, तो 193 सदस्यों के प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। सभी को एक समान मत की प्राप्ति करवाता है। और यहाँ पे बात देख लीजिए, मतलब इसको ना अच्छे से याद कीजिएगा। यहाँ पे जितने भी फुल फॉर्म दिए हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, तो इस चित्र को आप तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए या फिर रिटर्न आकर इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। और इसे अच्छे तरीके से जानने के लिए प्लीज़ आप अपने बुक को लेकर बैठें, ताकि आपको समझ में आए इसके बारे में। यहाँ पे 3 आइकन दिखाई दिए हैं, ठीक है। 3 एरो है, तीनों एरो 3 तरीके से हैं और उन तीनों का मतलब यहाँ पे दिखाया गया है। नियुक्त करने वाले के प्रति सीधे जवाबदेही को सीधा जो एरो है वो दर्शाता है, और डॉट डॉट जो एरो है वो वित्तीय सहायता को दर्शाता है। देखिए वहाँ पे दिखा दिया है, सुरक्षा परिषद का वित्तीय सहायता प्रदान करता है ये डॉट डॉट एरो, और जितने सीधे एरो है ना उनके बारे में तो आपको बता ही दिए। तो इसके बाद से अब हम चलते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे कह रहा है लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, तो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। यहाँ पे बात आगे दूसरे विश्व युद्ध, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ाया था। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में ही समाप्त हुआ था और उस वक्त ही इसे स्थापित किया गया था। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संगठन के जो घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। फिर यहाँ पे कह रहा है कि स्थापना हो गई, ठीक है। 2 विश्व युद्ध के बीच लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, ठीक है। ये 2 उद्देश्य लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ आया था, उसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और अगर युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता तक के दायरे को सीमित करने का काम करेगा, ठीक है। तो इसके जो 2 उद्देश्य थे वो तो आपको बता दिए। उसके बाद बात आ रही है यहाँ पे 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को 1 वोट हासिल है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। इनके नाम यहाँ पे दिए गए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता के बारे में यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद क्या है कि वर्तमान महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेश है, ठीक है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने ये पद कब संभाला था, तो 1 जनवरी 2017 को ये पद संभाला था। 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है, और सुरक्षा परिषद में भी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, UNDP, UNHRC, UNHCR, UNICEF और यूनेस्को, ठीक है। तो इन सबका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, पूरा नाम याद कर लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों नेम है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और यहाँ पे देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ से आप बहुत सारे जो है याद कर सकते हैं फुल नेम, और इनका अर्थ भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे फिर से यूनेस्को का भी देखिए दिया है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। उसके बाद बात आ रही है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। क्या सुधार हुए शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस सुधार के बारे में बात कर रहा है कि कौन से सुधार हुए थे। इन फुल फॉर्म को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ा रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ समझने में हमसे गलती हो सकती है, तो इसीलिए आप इसे बहुत ध्यान से रखिएगा ताकि आपको ये याद रहे। तो चलते हैं आगे। और यहाँ पे कह रहा है कि
संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार हुए? तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाज़ें उठी हैं। यहाँ पे बताएगा कि कौन से सुधार हुए हैं। बहरहाल सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। एक तो ये है कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए, ठीक है, बनावट और प्रक्रिया में सुधार की मांग है। और दूसरा कि इस संगठन के न्याय अधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के सुधार जरूरी है। देशों के बीच सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या करनी चाहिए, बढ़ा दी जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताओं की संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके, ठीक है। खास तौर पर बात है एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए, जो भलाई के काम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय, इतने तक सीमित रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी महासचिवों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ट्राइगली जो है नॉर्वे के हैं वो, ठीक है, वो वकील और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी उसमें उन्होंने युद्ध विराम के लिए प्रयास किया था। कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहने पर इनकी आलोचना हुई थी और ये दोबारा महासचिव बनने जा रहे थे, पर सोवियत संघ ने क्या किया, इनका विरोध किया और ये महासचिव पद से त्यागपत्र दिए। दूसरे हैं डैग हैमरशोल्डर, वो स्वीडन के हैं, वो अर्थशास्त्री और वकील है। उन्होंने स्वेज नहर जो निर्माण हुआ उस नहर से जुड़ी विवादों को सुलझाने और अफ्रीका के उपनिवेशीकरण के लिए काम किया है, ठीक है। कांगो संगठन को सुलझाने का भी उन्होंने काम किया और इसके लिए उन्हें मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूथ हांट जो है वर्मा के हैं, जिसे म्यांमार कहा जाता है। ये एक शिक्षक है और राजनयिक भी हैं। क्यूबा के मिसाइल संगठन के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति के लिए इन्होंने प्रयास किया था। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की थी। उसके बाद बात आती है तुर्क वाल्डी हिम, तो ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है। ये कूटनयिक और विदेश मंत्री थे। नामीबिया और लेबनान की समस्या के समाधान का प्रयास किया था इन्होंने और बांग्लादेश में राहत अभियान चलाया था। जेवियर पेरेज द कुयार, ये पेरू के हैं और वकील और राजनयिक हैं। साइप्रस, अफगानिस्तान और अल सल्वाडोर में शांति स्थापित के लिए प्रयास किए। इसके बाद बात आती है बुतरश घाली, जो मिस्र के हैं। इन्होंने ये जो है राजनयिक है, विधिवेता है और विदेश मंत्री है। एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट इन्होंने जारी की और मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया। इसके बाद बात आ रही है कोफी अनान, ये घाना के हैं। घाना आपको पता होगा कि कहाँ पर है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया इन्होंने, ठीक है, वैश्विक कोष, जहाँ पे पैसों को इकट्ठा किया जाता है। और 2005 में मानव अधिकार परिषद तथा शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की। 2001 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। बान की मून कोरिया गणराज्य दक्षिण कोरिया के हैं, ठीक है। और अब बारी आ रही है अस्तोनियो मनुएल दे ओलिवेरा गुटेरेस, पुर्तगाल, जो अभी तत्कालीन थे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज भी रहे, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें सचिव हैं अभी। तो इसे ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि दूसरे युद्ध के बाद, अभी तो बताए हम कि 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ठीक है। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयाँ बदल गई। 1991 से आए बदलावों में कुछ निम्नलिखित हैं। देखिए 1991 में जो बदलाव आए उनमें क्या हुआ था, तो जो सोवियत संघ था वो बिखर गया और अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया और सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक हो गए। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए, ठीक है। और उसके बाद विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी सामने आई। जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय, तो यहाँ पे इसके बहुत ही प्रभाव पड़े हैं, ठीक है। जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि आदि मौजूद है। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 हो रहा था तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है।
इसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो पिछले 15 सालों से इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतें थी, ठीक है। जब 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में एक प्रस्ताव हुआ और उसमें 3 शिकायतें प्रमुख थी। पहली थी कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती, और सेकेंड है कि इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है, और अब इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव हुई और जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ में 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच करवाई शुरू की। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए मानदंड सुझाए गए कि एक नए सदस्य के पास क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला है कि बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट एक्सेट्रा यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं, तो इन सभी मांगों को क्या है पूरा करना चाहिए उसे स्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए, ठीक है। तो इन सब शर्तों को जो पूरा करेगा वो अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थायी सदस्य चुना जाएगा। यहाँ बात आ रही है विश्व बैंक, ठीक है। तो विश्व बैंक के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम देख ले रहे हैं यहाँ पे जो बात कह रही है सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति समान ही कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देश ही कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। इसके आगे सवाल यह भी है कि क्या प्रतिनिधि के मसले को कैसे हल किया जाए। तो हम यहाँ पे विश्व बैंक के बारे में देख ले रहे हैं, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इस बैंक की गतिविधियाँ प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं। यह बैंक जो है मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज़्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते, ठीक है। तो अगर इससे लिया जाता है अनुदान, तो अगर ज़्यादा गरीब देश है तो वो ये अनुदान क्या है वापस उसे नहीं करने पड़ते हैं, और ये उन लोगों को अनुदान देता है इन सब क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों की अभी बात की गई, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्र और उप क्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए। प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए। आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए, और अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है। विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं, फिर संस्कृति का क्या करें। क्या विभिन्न संस्कृति या सभ्यताओं को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये सभी बहसें थीं। कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है। इसी से जुड़ा एक मसला सदस्यता की प्रकृति को बदलने का था। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 अस्थायी सदस्यों को दिया गया निषेध अधिकार, जो वीटो का पावर है, उसे खत्म करना चाहिए, ठीक है। अनेकों का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता, अतः यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। तो ये दो बातें, मतलब यहाँ पे जो मांग है, कहने का मतलब है लोगों का कि स्थायी सदस्य जो हैं उनका जो वीटो पावर है उसे खत्म कर दो, ठीक है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इसका वर्णन हमने पहले किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 अस्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई। इनका मुख्य फायदा क्या था, तो ये था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी, उन्हें वीटो का अधिकार होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते थे, ठीक है। इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता था। 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता था। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता था कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में फैसले मतदान के जरिए होता था और हर सदस्य को एक वीट का अधिकार था। बहरहाल अस्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता था, और इस तरह क्या होता था कि जब वो अपने अधिकार का प्रयोग करता था
इस तरह वो दूसरे को रोक सकता था। भले ही अन्य स्थायी सदस्यों और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो, फिर भी वो मतदान रुक जाता था। निषेधाधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली, लेकिन इस बात की भी समझ बनी कि स्थायी सदस्य देश ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। ठीक है, तो इस बात का खतरा है कि वीटो ना हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में ना रहे। ठीक है, तो ये खतरा मंडरा रहा था कि अगर वीटो ना रहे तो जो ताकतवर देश है उनकी जो दिलचस्पी है ना वो यूएन में ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।